हेलो एवरीवन। ये प्रियम्बल चैप्टर का तीसरा पार्ट है। हम इसमें देखेंगे केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो ये है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि ये पहला ऐसा केस था जिसमें 13 जज की बेंच थी। 13 जज की बेंच ने मिलके इसमें जजमेंट दिया था, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट केस हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि केशवानंद भारती होते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टी पे, उनकी रिलीजियस प्रॉपर्टी होती है, तो उस पर गवर्नमेंट जो है वो कब्जा कर लेती है। और वो इसलिए करती है क्योंकि उस समय आया था लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है, तो उसी के वजह से उनकी जो लैंड होती है उस पर गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है। तो वो इस केस को इसको चैलेंज करते हैं कोर्ट में अंडर आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 जो है संविधान का, वो क्या कहता है कि एवरीवन हैज़ राइट टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स। जो भी हमारे रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 हमें पावर देता है। तो ये आर्टिकल 26 का वायलेशन बताते हैं कि हमारा आर्टिकल 26 वायलेट हो रहा है, और उसके बेस पे वो सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं। तो जो इनका देखिए, इनका केस हियर करने के लिए 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। तो अब उनके सामने कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वॉज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड। क्या जो आर्टिकल 368 जो पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान में, तो क्या ये पावर अनलिमिटेड है? क्या अगर पार्लियामेंट चाहे तो क्या पूरे संविधान को बदल सकती है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है? In other words, could Parliament alter, amend, abrogate any part of the Constitution, even to the extent of taking away all the fundamental rights? मीन्स कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो आर्टिकल 368 का यूज़ करके हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को भी छीन ले? तो कई क्वेश्चंस उठे इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, जैसे शंकरी प्रसाद केस है और सज्जन सिंह केस है। शंकरी प्रसाद 1951 का केस है और सज्जन सिंह 1965 का केस है। तो इस केस में पार्लियामेंट ने ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 का यूज़ करके वो कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है। तो इन दोनों केस में ये जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पार्लियामेंट जो है संविधान में आर्टिकल 368 का यूज़ करके कोई भी संशोधन कर सकती है। इन बोथ द केसेस द कोर्ट हैड रूल्ड दैट द टर्म लॉ, जो लॉ टर्म आता है आर्टिकल 13 में, मस्ट बी टेकन टू मीन रूल or regulations made in exercise of ordinary legislative powers and not amendments to the constitution made in exercise of constituent power under article 368। मतलब ये जजमेंट दिया गया कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड का यूज़ किया गया है, देखिए आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ, अगर ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, तो वो जो लॉ होगा वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। मीन्स वो लॉ नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 भी आता है फंडामेंटल राइट्स में। तो आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट बना रही है, तो अगर वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकार का वो हनन करता है कोई भी ऐसा लॉ, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है बाय यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू या कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। उसके बाद तो लेकिन यहाँ इन दोनों केस में, जैसे शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो ये लॉ टर्म यूज़ किया गया है आर्टिकल 13 में, वो अमेंडमेंट्स के लिए नहीं है। मींस अगर पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करती है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का यूज़ करके उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 13 में केवल लॉ वर्ड का यूज़ किया गया। तो लॉ, जो ऑर्डिनरीज लॉ होंगे, ये उनके लिए अप्लाई होगा, अमेंडमेंट के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में बहुत नैरो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का। दिस मीन्स पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब सीधे सीधे ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि फंडामेंटल राइट्स तक को जो है पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकती है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको भी अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। बट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 रीड्स, तो ये आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ
which takes away or abridges the right conferred by the part third, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. देखिए थोड़ा ये लॉफुल टर्म हो गया, नॉर्मल अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन ले। तो ऐसा कोई भी लॉ या कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बनेगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करता हो, और अगर बनता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक, फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट केस, गोलकनाथ केस, जो कि हुआ था 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, एंड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद जो होगा वो केवल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में होगा। मींस अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो वो पावर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 का यूज़ करके उसको अमेंड नहीं कर सकती। द कोर्ट हेल्ड दैट एंड an amendment under Article 368 is law within the meaning of Article 13 to the Constitution, and therefore if an amendment takes away or abridge a fundamental right conferred by Part 3rd, it is void. देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे गोलकनाथ केस था, आरसी रूपर केस था 1970 का, और माधवराव सिंधिया केस था 1970 का, तो इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो गुस्से में कई अमेंडमेंट्स करती है। जो पहले करती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में, उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट कहती है कि उसके पास अमेंडमेंट की जो है वो अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी चाहे तो अमेंड कर सकती है। 25th अमेंडमेंट एक्ट होता है फिर 1972 में, तो उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है वो फंडामेंटल राइट से क्या किया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद आता है केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट, जिसमें 7/6 से जजमेंट होता है। तो इसमें ये जजमेंट हुआ 24 अप्रैल 1973 को, जिसमें जो मेजॉरिटी होती है उनका ये कहना होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स सोशो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। मीन्स कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो आर्टिकल 368 का यूज़ करके वो संविधान में संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और दैट वर गारंटीड बाय to the citizens as given in the preamble, provided that such amendment did not change the constitution's basic structure। लेकिन पार्लियामेंट चाहे जो भी चेंज करे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 368 जो है वो पावर दे रहा है पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये कहा गया केशवानंद भारती केस में। और सेकेंड पॉइंट है, द माइनॉरिटी हाउएवर इन देयर डिसेंडिंग ओपिनियन वर वेरी ऑफ गिविंग द पार्लियामेंट अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर। द कोर्ट हेल्ड दैट द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज एंटायरली वैलिड। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ वैलिड कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो सेकेंड पार्ट है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो सकता जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा हो। अगर कोई भी अमेंडमेंट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है कि आर्टिकल 31C जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड हेंस कैन नॉट बी टेकन अवे। तो देखिए जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो पार्लियामेंट छीन नहीं सकता अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 13 जैसे है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू वर्ड का यूज़ आर्टिकल 13 में नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये मिलती है आर्टिकल 13 से सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा लॉ, आर्टिकल 13 कहता है कोई भी ऐसा लॉ अगर बनता है और वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। And the court ruled that in spirit the amendment would not violate the basic structure of the constitution। तो आप चाहे कोई भी संशोधन करिए, पार्लियामेंट चाहे कोई भी संशोधन करे, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। तो
डॉक्ट्रिन हैज़ फॉर्म द बेडरॉक ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू का एक बेडरॉक है ऑफ ऑल द लॉज पास बाय पार्लियामेंट, क्योंकि जो भी लॉ पास होते हैं पार्लियामेंट के थ्रू वो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू से होकर जाते हैं। नो लॉ कैन इम्पिंज ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी ऐसा लॉ नहीं हो सकता जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा हो। वॉट द बेसिक स्ट्रक्चर इज हाउएवर हैज़ बीन ए कॉन्टिन्यूइंग डिलिब्रेशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है टाइम टू टाइम जो है वो डिसाइड कौन करता है, तो वो जुडिशियरी ही डिसाइड करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में मिले हुए हैं वो आते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में। और जो जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायिक समीक्षा की जो पावर है, वो भी आती है बेसिक स्ट्रक्चर में। और जैसे सेकुलरिज्म है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कोर्ट के द्वारा ही बताई गई हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। फिर देखते हैं इन 1995 केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया, ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वंस अगेन हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी यही जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। अब आगे देखते हैं कि द प्रियम्बल सर्व्स एज द फॉलोइंग पर्पसेस। मीन्स प्रियम्बल की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसके पर्पज़ हैं। तो इट इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। मीन्स प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी को दर्शाता है। इट कंटेन्स द इनैक्टिंग क्लॉज विच ब्रिंग इन टू फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक इट एन एक्ट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। It declares the right and freedom which the people of India intend to provide to all citizens and the basic type of government and polity which was to be established. Means ये जो हमारे political thinkers थे ये उनकी thinking को दर्शा रहा है कि उन्होंने क्या सोचा था कि जो हमारा इंडिया होगा उसके जो उसकी पॉलिटी क्या होगी और वहाँ पे लॉस किस टाइप के होंगे, क्या नियम होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रियम्बल है वो इन सारी चीज़ों को दर्शाता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more video updates. Thank you. Thanks for watching.